नमस्कार, स्टडी विद निशान सर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय से अलग फार्मर बिल के बारे में चर्चा करेंगे और आए हुए 3 बिलों के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक, किसानों से लेकर हर वर्ग तक कहीं न कहीं इस चीज़ की चर्चा है और जानेंगे इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, एमएसपी क्या है, एपीएमसी क्या है, ये प्राइवेट प्लेयर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, अड़तिया क्या हैं, मंडी किस तरह प्रभावित हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वास्तव में ये पहले कोई जो ऑर्डिनेंस रहा होगा जिसकी वजह से काम चल रहा था, उसमें और अब वाले में क्या अंतर है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या चीज़ है। तो वो भारतवर्ष जब से आज़ाद हुआ है 1947, 15 अगस्त 1947, तब से लेके 1955 तक के दौर में वस्तुओं का भंडारण करके कालाबाजारी की जाती थी। ये ऐसे ही था जैसे स्टॉक होल्डर या बड़े बिजनेसमैन, पूंजीपति, वो सामान को होल्ड करके रख लेते थे और मार्केट में उस वस्तु की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण उसके प्राइस हाइक कर जाते थे। तो उससे कालाबाजारी और जमाखोरी को बढ़ावा मिलता था और कोई भी चीज़ जैसे 100 रुपीज़ पर केजी है तो अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ जाते थे। तो जमाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए 1955 में एपीएमसी गठित की गई और नया ऑर्डिनेंस लाकर वहाँ पर कालाबाजारी और जमाखोरी को रोका गया। अब तब से अब में तो काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब जो नए ऑर्डिनेंस आए हैं उसी से संबंधित हैं। उस समय आप भंडारण नहीं कर सकते थे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए। अच्छा, सत्ता पक्ष कोई भी ऑर्डिनेंस लेके आएगी तो विपक्ष वालों के लिए खराबी होगा, और अगर सत्ता पक्ष कोई लेके आएगी तो उसे ऐतिहासिक ही बताएगी, और विपक्ष के लिए तो खराब होना ही होना है। उस ऑर्डिनेंस में कोई भी एक अच्छाई नहीं होगी, लेकिन हम जानेंगे कि उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। तो उन ऑर्डिनेंस में बात करने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले वाले से, और पहला वाला है हमारा इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल, यानी आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट, इसका मतलब क्या है? आवश्यक वस्तु, जो दैनिक जीवन में आवश्यक वस्तुएं होती हैं। वास्तव में जब चर्चा करते हैं इस चीज की तो हम ये पाते हैं कि दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, अब ये अमेंडमेंट यहाँ पर क्या कहता है, दैनिक जीवन में तो कई चीज़ें उपयोगी होती हैं, तो अमेंडमेंट कहता है कि कृषि उपज जैसी कुछ चीज़ें हैं, कृषि उपज जैसे जो फसल हैं, उनसे जो कि निकलने वाली जो उनसे फसल हैं, उसमें जितने खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन है, उन सभी फसलों का भंडारण व्यापारी भी कर सकते हैं और किसान भी कर सकते हैं। उनकी भंडारण की अनुमति व्यापारियों को भी दे दी गई, किसान को भी दे दी गई है। अब समस्या कहाँ पर आ रही है? समस्या ये आ पा रही है कि किसान जो छोटे लेवल के हैं, जिनके पास खुद का रहने का घर नहीं है, क्या वो व्यापारियों से बेहतर भंडारण कर पाएंगे? और जो आलू उनके यहाँ 6 रुपये किलो है, उसका भंडारण करके 2 महीने बाद उसको 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो में बेच पाएंगे? क्या उनके पास भंडारण करने के लिए पर्याप्त साधन है? सरकार की तो ये मंशा है कि इस तरीके से भंडारण कर लेने से किसान अपने फसलों का उचित मूल्य पा सकेंगे, लेकिन किसानों के पास तो वास्तव में भंडारण करने की उतनी सुविधा अभी है ही नहीं। कई बार तो ये होता है कि कुछ फसलों को जब कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं तो उनको वहाँ से वापस लेने के लिए उनके पास मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पड़ जाता है, वो वहीं छोड़ देते हैं उसको। अब व्यापारी वर्ग की बात करें या पूंजीपतियों की बात करें तो वो क्या करेंगे? अधिक से अधिक माल स्टॉक करने की उनके पास कैपेसिटी है, वो स्टॉक कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन किसान तो नहीं कर सकता ना। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनेंस लाने का मतलब मेरे समझ में तो नहीं आया, लेकिन अगर आपके समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। अच्छा, इस नियम को यानी तीनों बिलों को लाने के लिए जून में ही अध्यादेश लाया गया, जबकि इस कोरोना काल में अध्यादेश लाने की इतनी भी कोई जल्दी नहीं थी। इसे बाकायदा कमेटी बनती, चर्चा होती, और चर्चा करने के बाद, क्योंकि ये एक ही भारत की बैकबोन को प्रभावित करने वाला है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, तो इस बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आगे ये बिल की बात तो यहाँ पर हो गई,
कि इसमें आप भंडारण कर सकते हैं, परंतु आपदा, आवश्यक मूल्य वृद्धि और युद्ध की स्थिति में आप भंडारण नहीं कर सकते हैं। इन 3 विशेष परिस्थितियों के अलावा आप इनका भंडारण कर सकते हैं, व्यापारी हो चाहे किसान हो। तो ये सरकार की ये मंशा है, किसान होल्ड करके रख लेगा, अपना प्राइस जैसे उसका प्राइस हाइक होगा उसके हिसाब से सेल करेगा। परंतु यहाँ पे जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा मिलता हुआ दिख रहा है, जो कि 1947 से 1955 के बीच में हुआ करता था। उस समय यही होता था कि जो स्टॉक होल्डर हैं माल को, सामान को स्टॉक करके रख लेते थे और प्राइस हाइक होने पर, सप्लाई कम होने पर, डिमांड ज़्यादा होने पर बाद में मान लीजिए 100 रुपीज़ के.जी. है तो जब 150 या 200 रुपये पर के.जी. हो जाएगा तो उसको सेल करते थे। उसी को जमाखोरी और कालाबाजारी कहते हैं। 1955 में एक अमेंडमेंट लाया गया APMC, जिसके माध्यम से ये प्रयास किया गया कि जमाखोरी कालाबाजारी न हो और भंडारण न किया जा सके। परंतु इस आवश्यक वस्तु संशोधक विधेयक ने जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने का हो सकता है कि व्यवहारिक रूप से असफल हो या बढ़ावा मिल जाए, वो तो बात की बात है, वो तो तब देखा जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे विधेयक की। हाँ, ये एक अच्छा विधेयक साबित हो सकता है। वास्तव में ये विधेयक जो लिया गया है ये अमेरिका और यूरोप कंट्री को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बेसिकली वो वहीं से लिया गया है। और इसमें क्या है, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा, इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। ये सरकार की ये मंशा है कि किसानों को कई बार अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल की बुआई के पहले ही उसका रेट निर्धारित कर लिया जाएगा कि आप जो फसल लगाने जा रहे हैं इसका फसल का रेट मान लीजिए 20 रुपये पर किलो है, आप इसको बोइए, इसको लगाइए, हम इसका जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम कटाई के समय आपको इसका रेट 20 रुपये किलो दे देंगे। मतलब फिक्स्ड रेट है पहले से ही, किसान को भी चिंता नहीं कि रेट घटेगा कि बढ़ेगा, जो भी होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अच्छा है ये हमको अच्छा लगा, ये बढ़िया है। और इसका नाम ही है मूल्य आश्वासन, कि मतलब ये क्लियर है, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान का सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन, सशक्तिकरण, एश्योरेंस, ठीक है, सशक्तिकरण और संरक्षण। ये क्या करेगा, इसमें क्या है, ये एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन दोनों को बढ़ाएगा, सशक्तिकरण करेगा। इसका फायदा ये है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी फर्म है और उसकी बिस्किट बनानी है उसने, तो उसको चाहिए होगा गेहूं, तो छोटे किसानों के पास तो जाएगा नहीं, जब भी जाएगा बड़ा गेहूं चाहिए भाई, टनों का टन, कई मालगाड़ी उसको चाहिए गेहूं की, तब तो वो बिस्किट बना पाएगा। गली मोहल्ले हर जगह तो बिस्किट फैले ही फैले हैं। तो वो क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या करते हैं कि एक बड़े लैंड एरिया को देख कर अपने इंजीनियर के माध्यम से वो वहाँ पर आएंगे और किसानों को उतने दूर के क्षेत्र में उनसे एग्रीमेंट करा लेंगे कि आप इस क्षेत्र में यही फसल बोइए। मान लीजिए बिस्किट बनाना तो गेहूँ, इसी की बुवाई आप करिए, हम आपको फसल कंप्लीट होने के बाद, उसका टाइम पीरियड ओवर होने के बाद आपको जो उसका रेट मान लीजिए 25 रुपये किलो का तय कर लेते हैं और आपको 25 रुपये पर किलो के हिसाब से दे देंगे। अच्छा, किसान भी खुश, उसको भी ये टेंशन नहीं कि हमको 25 रुपये किलो मिलेगा, बाहर 10 रुपये किलो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो अच्छा रेट मिल जाएगा। यहाँ सरकार की ये मंशा है कि किसान अपनी का मर्जी का। इसमें समस्या कहाँ आने वाली है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, बड़ी बिस्किट कंपनी ने लोगों से कह दिया कि आप सर्टेन एरिया में जितने किसान हैं उनसे एग्रीमेंट हो गया और कह दिया कि आप यही एक फसल यहाँ पर उगाइएगा और जो भी होगा इसका रेट हम 25 रुपये किलो के हिसाब से आपको पे कर देंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है इस ऑर्डिनेंस में, ऐसा किसानों का मानना है कि मान लीजिए महंगाई बढ़ने के साथ उस साल, अच्छा प्लस पॉइंट क्या है कि मैं 25 रुपये का आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया, आप ये प्रयास करेंगे 25 रुपये के लाभ से हम, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसान लिबरल हो जाएगा और ये एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर को विकास की तरफ जोड़ने की सरकार की मंशा है। अब समस्या कहाँ पर आएगी, समस्या ये आएगी कि मान लीजिए 25 रुपये के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्म में जो है हो रही है फार्मिंग, फसल तैयार हो गई, कंपनी भी खुश है कि ठीक है हमको तो मिल ही जाएगा यहाँ से क्रॉप जब पीरियड कवर होगा, किसान को भी है कि भाई ठीक है मार्केट में 15 रुपये होगा, हमारा 25 रुपये हो जाएगा। लेकिन अगर कभी मार्केट में 50 रुपये हो गया और किसान को अपनी ही फसल 25 रुपये के हिसाब से
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जब देनी पड़ेगी तो वहाँ पर अगर कभी इशू आता है, भाई कंपनी यहाँ, किसान यहाँ, तो दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंसेस हैं उसका निर्धारण कौन करेगा? तो उसके लिए इस ऑर्डिनेंस में सरकार ने मंडी के आदमी या मंडी का जो अधिकारी है उनको यहां पर दे रखा है व्यवस्था, ब्यूरोक्रेट्स को एस्टेब्लिश किया है। और किसान ब्यूरोक्रेट्स को उस तरीके से वहां पर निर्णायक की भूमिका में नहीं देखना चाह रहे हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको लगता है कि मान लीजिए कंपनी और किसानों में अगर कोई इशू आता है तो उसका निर्धारण क्या वह ब्यूरोक्रेट्स सही तरीके से या मंडी का वो अधिकारी सही तरीके से कर पाएगा कि किसानों का पक्ष न लेकर कंपनी का पक्ष लेगा। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का पक्ष लेगा, ये तो अमूमन सी बात है, अंडर हिडन है ये बात। तो गवर्नमेंट यहाँ ग्रामीण लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इसका या होना भी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है या आपको भी लगता हो तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, कि इसका निर्धारण करने के लिए गांव के ही मुखिया या प्रधान को भी लेना चाहिए इसमें, या कमेटी बनाकर गांव के मुखिया प्रधान को ले लेना चाहिए, ताकि अगर कोई इशू आता है तो गांव का प्रधान या मुखिया जो भी है वो दोनों लोगों के चीज़ों को या गांव के किसानों की भी समस्या को समझ ले और दोनों में एग्रीमेंट का सही तरीके से फार्मूलेशन कर पाए, यह फार्मूला सही तरीके से बन पाए। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डिनेंस में यही दिक्कत है तो अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यूरोपियन कंट्री में हो रही है तो अच्छा, और समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। लेकिन अगर कहीं कंपनियां कभी मनमानी हो जाए, उन्होंने कहा नहीं हम 25 रुपये नहीं हम 20 रुपये देंगे, तो वो सेटलमेंट जो डिसएग्रीमेंट दोनों के बीच में एग्रीमेंट का डिसएग्रीमेंट जो होगा उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे और कौन अधिकारी करेगा? तो वो अधिकारी अपना फायदा देख ले, तो ये इशू यहाँ पर जनरेट हो सकता है। ये यहाँ पर दिक्कत है मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं पर सशक्तिकरण और संरक्षण में। तो यहाँ पर ये किसानों के मन में ये चीज़ है कहीं ना कहीं कि अधिकारी कहीं ऐसा ना करें कि वो सही सेटलमेंट ना कराएं या कोई डिस्प्यूट हो तो हमारा पक्ष ना ले। हालांकि वहाँ सरकार ने व्यवस्था कर रखी कि मजिस्ट्रेट स्तर का कोई ना कोई अधिकारी उसको टेक ओवर करेगा। अब बात करेंगे दूसरे विधेयक की। दूसरा विधेयक है फार्मर प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, माफ कीजिएगा तीसरा है फार्मर प्रोड्यूस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये क्या चीज है? यहां पर कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक लाया गया है। ये भी जो है ये ऐसा नहीं कि इसकी ये विधेयकों की न्यू आज से ही है, ऐसा नहीं है। इसके पहले 2014 में शांता कुमार जी, अगर मैं सही हूं तो शांता कमेटी बनी थी, उसमें ये कहा गया था कि एमएसपी, अच्छा अब यहाँ एमएसपी की चर्चा होगी, अभी बताएंगे एमएसपी क्या है। एमएसपी वास्तव में भारत की जीडीपी पे पड़ने वाला लोड है। अब एमएसपी की बात आ ही गई है तो इस बिल में एमएसपी की चर्चा कर लेंगे। तो इस विधेयक की बात कर लेते हैं। तो इस विधेयक में कहा गया कृषि उत्पाद एवं व्यापार में कि जो किसान अनाज उत्पादित कर रहा है वो अपना अनाज देश के किसी कोने में बेच सकता है। सरकार की ये मंशा है कि किसान किसी सर्टेन एरिया में न लिमिट रहे और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए फ्री रहे पूरे देश में किसी भी कोने पर। मान लीजिए महाराष्ट्र नासिक मंडी में प्याज का मूल्य वहाँ उनको 15 रुपये मिल रहा है और बिहार में वही उनका मूल्य उसका 45 रुपये मिल रहा है, तो किसान का फायदा वहाँ हुआ ना। लेकिन इसके पहले क्या ऐसा नहीं होता था? इसके पहले ऐसा होता था, लेकिन वही जिनके पास लाइसेंस होता था और कुछ ही लोगों के पास ये होता था कि वह सेल करते थे वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई कर देते थे। अब क्या हो गया? किसानों को ये एम्पावरमेंट, वास्तव में किसानों को ये ट्रेड कॉमर्स फैसिलिटेशन बिल एक ईज व्यवस्था ला देता है प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन के मामले में, जिससे किसान जो अपना उत्पाद है उसको देश के किसी कोने में सेल कर सकते हैं। ये इसका फायदा भी है कि इससे जो है सरकार को लगता है कि इससे जो है किसान उसका देश के किसी कोने में इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक समस्या आ गई। इसमें क्या इशू आ रहा है? होता क्या है, किसान अपनी फसल जब लगाता है उसके बाद उसको बेचने के लिए मंडी में ले जाता है। अब यहां पर रोल आता है आढ़तियों का, और इन्हीं को बोलते हैं ये कमीशन लेके काम करते हैं। तो आढ़ती क्या करते हैं? किसानों से सस्ते दामों पर फसल ले लेते हैं,
वहां फसल उनसे लेकर उसके बाद उसको अपने पास कहीं संरक्षित करने की व्यवस्था करके और उसके बाद फिर मार्केट में धीरे धीरे रिलीज करके अपना पैसा प्रॉफिट कमाते हैं। तो इस विधेयक से होगा क्या कि ये बीच में जो आड़ती हैं, और वास्तव में जो आड़तियों को डर भी लग रहा है कि कहीं हमारा रोल प्ले यहां से रोल खत्म ना हो जाए, ये चीज है। अब सरकार का तो ये मन है कि आड़तियों को बीच से कट करके निकाल दिया जाए। जो लीकेज हो रहा था किसानों से और मार्केट में आने का, मान लीजिए किसानों से टमाटर खरीदा 8 रुपए किलो और बाहर बेच रहा है 50 रुपए किलो, तो फायदा तो आड़तियों का ही हो रहा है ना। जबकि आड़तियों का कहना है कि हम सिर्फ 2.5% के प्रॉफिट पे करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब और इस बिल में क्या है, इस बिल में है कि जो है किसान, जैसे मान लीजिए किसान कोई फसल 1 ट्रैक्टर उगा लेता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते दिन भर उसको बैठ के वहीं बेचे। अब डिमेरिट की बात कर रहा हूं, ऐसा तो है नहीं। अब कोई भी चीज, कोई भी फसल 1 ट्रैक्टर लेके तो जाएगा नहीं मंडी में कि धीरे धीरे उसको बेचता रहेगा, दिन भर में बेचेगा, 2 दिन में बेचेगा, 3 दिन में नहीं। किसान का तो ये है कि जाए मंडी में सामान बिके, पैसा मिले और घर वापस आ जाए, बाद में आड़ती उसको लेके धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इशू है कि इसमें किसान भेजेगा तो, लेकिन क्या किसान के पास उतनी कैपेबिलिटी है कि स्टैक करने की उसके पास क्षमता है कि वो कर सके। तो ये तीसरे विधेयक में चीजें निकल के आती हैं। अब बात करेंगे कि एमएसपी क्या है। वास्तव में देखा जाए जो इशू यहां पर आ रहा है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कहता है कि सिर्फ 6% देश में किसान मंडियों का सही प्रयोग करते हैं। अब मंडियों का सही प्रयोग किस संदर्भ में करते हैं? एमएसपी पे। एमएसपी क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य। भारत सरकार किसी भी फसल की बुवाई के पहले ही जो 22 से 23 फसलें हैं उनका मूल्य निर्धारण कर देती है कि इस सीजन के लिए इसका मूल्य ये रहेगा, और बुवाई के बाद जब पक जाएगी फसल, जब कटाई होगी, तो इस समर्थन मूल्य से कम पे उसको नहीं खरीदा या बेचा जाएगा। तो किसान मान लीजिए गेहूं लेता है और समर्थन मूल्य उसका 19 रुपए है, मान लेते हैं 19 रुपए किलो है, तो 19 रुपए किलो कम से कहीं वो नहीं बेच सकता, ये कम नहीं बेच सकता। तो अगर मान लीजिए उसको कम मूल्य मिल रहा है तो मिनिमम एमएसपी है उसके पास, वो जा सकता है मंडी में और मंडी में जाकर वहां अपना सेल कर सकता है। अब समस्या क्या आई, जो पहले वाले में होता था कि किसान जब 19 रुपए किलो का गेहूं मंडी के पास एमएसपी के आधार पर बेचने जाता था, तो मंडी में जो अधिकारी होते थे या वहां जगह भी नहीं होती थी, तो वो कहते थे कि जगह नहीं है, स्पेस ही नहीं है, नहीं रख पाएंगे, क्वालिटी नहीं है उस लायक की, कम मूल्य देंगे। तो किसान क्या करता था, बाहर जाके बेचता था, आड़तियों के पास, बिचौलियों के पास जाता था। तो वो क्या करते थे, अच्छा एमएसपी आपको नहीं मिल पाएगा और क्वालिटी नहीं है, सब एक हो जाते थे, और 11 रुपए किलो में चलिए ठीक है आपका हम खरीद लेते हैं। तो किसान 11 रुपए किलो में गेहूं बेचकर चला जाता था। अब जो अधिकारी है, जो एफसीआई का या जो वहां रख रखाव मंडी का जो अधिकारी है, वो क्या करता था, उसी गेहूं को एमएसपी के मूल्य के आधार पर दिखाकर 2 रुपए किलो महंगा खरीद कर बाकी पैसा कंज्यूम कर देता था। तो कहीं ना कहीं ये बड़े पैमाने पर होता था, ऐसा नहीं कि छोटे पैमाने पर होता था। तो बीच में किसानों को वास्तव में फायदा नहीं मिल पाता था। अब इस अमेंडमेंट आने से कहीं ना कहीं बिचौलियों का रोल कम हो सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि किसानों को थोड़ा असुविधा हो सकती है, और ये बात सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसान इन चीज़ों में या इन चीज़ों से किसानों को कोई दिक्कत ना आए। तो ये चीज़ें तो इस ऑर्डिनेंस में हैं। अब आप बात करते हैं जो ऑनलाइन या सेल करने की या भेजने की। एक और समस्या है, एमएसपी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि लागत मूल्य आयोग निर्धारित करता है किसी भी फसल का। एक सबसे बड़ी समस्या इस ऑर्डिनेंस में जो किसानों को लेकर मन में आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य ही कम कर दे। माननीय मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम समर्थन मूल्य कम नहीं करेंगे, लेकिन अब यहां पर सरकार की मंशा पे भी सवाल उठता है कि सरकार क्या चाहती है। शांता कमेटी ने यह रिफर किया कि एमएसपी भारत की जीडीपी पे लोड है, भारत की जीडीपी पे लोड है। तो सरकार खुद नहीं चाहती कि किसान वो खुद नहीं चाहती कि एफसीआई या उसके गोदामों को एमएसपी मूल्य के आधार पर अनाजों को स्टैक करना पड़े।
अब सरकार इस चीज से पल्ला झाड़ना चाहती है। वो सोचती है कि जब व्यापारी को स्टॉक होल्ड करने के मिल जाएगा, प्राइवेट प्लेयर्स यानी जो कंपनियां खरीदेंगे किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए, वो जब इसमें बीच में आ जाएंगी तो वो ही अपना स्टॉक होल्ड करके रखेंगे और सेल और डिस्ट्रीब्यूट का काम वहां से चलेगा। तो सरकार की मंशा पे ये सवाल उठ रहा है कि सरकार ये चाहती है कि हम सामान की कंज्यूमिंग ही ना करें, स्टॉक ही ना करें, एफसीआई में उसको रखें ही ना। अच्छा, रखें क्यों ना? क्योंकि जो 19 रुपए किलो का गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भारत सरकार खरीदती है मंडियों में, हालांकि खरीदते सिर्फ 6% किसानों से है, वही 1.5 रुपए 2 रुपए किलो हिसाब से 2013 में आया विधेयक था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिनियम, उसके तहत 1.5 रुपए 2 किलो के हिसाब से भेजना पड़ता है। मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस था कि खुद गरीबों में 1.5 रुपए 2 किलो के हिसाब से 2 रुपए किलो के हिसाब से देना पड़ता है। तो सरकार की मंशा पे यह सवाल ये उठ रहा है कि सरकार स्टॉक अब नहीं रखना चाहती है। वो चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर बीच में आए और भंडारण खुद करें और डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई वो करें और इनको स्टॉक न करना पड़े और न्यूनतम समर्थन मूल्य पे न या कम खरीदना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये चीज तय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का रोल वहां पर कम हो जाएगा जब प्राइवेट प्लेयर निकल के चले आएंगे या बिचौलिए निकल के चले आएंगे या पूंजीपति लेके चले आएंगे। अच्छा, दूसरी बात, ये ऑर्डिनेंस के आने के बाद से अगर आढ़तिये या बिचौलिए हट भी जाएंगे, लेकिन किसानों के लिए अभी भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि किसान इन्हीं आढ़तियों से फसल की बुवाई के लिए पैसा लेकर फसल उगाकर बाद में उनका पैसा चुकता करके फिर आगे बढ़ता था। तो थोड़ी सी यहां पर दिक्कत यह भी है कि किसानों को इस चीजों में सहूलियत या व्यवहारिक रूप से दिक्कत आने वाली है। पंजाब और हरियाणा में विरोध होने का मेन कारण है, पंजाब और हरियाणा में मंडियां बहुत सही तरीके से विकसित है, वहां पर सही तरीके से मंडियों का रेट जो एमएसपी पे आधारित है, वहां के किसान उसका फायदा उठाते हैं। पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में जितना भी भारत सरकार खरीदती है उसका 45% वहीं से कंज्यूम कर लिया जाता है एमएसपी के रेट पे। तो वहां के किसानों को तो एमएसपी मूल्य मिल जाता है, लेकिन और जगह के किसानों को एमएसपी का उतना ज्ञान ही नहीं है, उतना उनको पता ही नहीं है। तो ये तो हम नहीं, ये तो एनएसएसओ कहता है कि सिर्फ 6% किसान ही मंडी में जाके एमएसपी पे मूल्य पर खरीदते बेचते हैं। तो वहीं 94% लीकेज को भारत सरकार इन ऑर्डिनेंस के जरिए कम करना चाहती है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एमएसपी आ गया, भारत सरकार एमएसपी का सही तरीके से देखा जाए तो अपना पल्ला झाड़कर वैल्यू कम करना चाहती है। इसी का विरोध किसान सड़कों पर कर रहे हैं। उनको डर है कि जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करेंगे और मान लीजिए 25 रुपए किलो पहले से एग्रीमेंट हमारा डिसाइड होगा और बाहर मार्केट में वैल्यू 40 रुपए किलो होगी, तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। ऐसा उनका अभी यही सोचना है। इसी सोच और इसी डर की वजह से वो डर रहे हैं कि एमएसपी की वैल्यू न रहने की वजह से पहले क्या होता था, हमने फसल लगाई 25 रुपए किलो के हिसाब से, हमको ऐसा लगा 25 का बिकेगा, लेकिन मार्केट में 40 मिल रहा है, चले गए मार्केट में 40 का बेच है। और एमएसपी तो है ही है हमारे पास, अगर मार्केट में 15 है तो हम एमएसपी चले जाएंगे, वहां 20 रुपए का बेच लेंगे। तो एमएसपी कहीं ना कहीं पीछे से एक स्ट्रेंथ देती थी कि भाई ठीक है, आपका माल सामान अगर नहीं बिक पा रहा है मार्केट में या उसका प्राइस बहुत कम हो गया, तो एमएसपी तो आपके पास है ही है किसानों के पास, और किसान उसी एमएसपी पे बेच लेते थे, लेकिन सिर्फ 6%। तो इन ऑर्डिनेंस के जरिए कहीं ना कहीं बिचौलियों को गायब करने की कोशिश कर रही है। अब बात करें किसानों की। किसानों की जब बात की जाए तो इनका जीडीपी में बहुत योगदान है। इस कोरोना काल की महामारी में ही वास्तव में किसानों ने ही बहुत सहायता दी है। -23% की जीडीपी थी। अगर ये किसान 5.3% का सहयोग न करे होते या फिर कृषि से 5.3% का योगदान न मिला होता, तो हमारा जो जीडीपी है -28% के लगभग हो जाती। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था का बैकबोन अभी भी है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, प्रभावित करती हैं कि सरकार और किसान
वास्तव में किसान ही देश को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब भारतीय किसान की दुर्व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो 1947 से लेके अब तक की गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है कि किसानों का बहुत अधिक अच्छे से ध्यान रखा गया हो। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है कि वो फसल पंजाब में गेहूं ज़्यादा उगाते हैं और सरकार को एमएसपी मूल्य देना पड़ता हो। ये तो आपको है कि आप किस तरीके से, अगर वो उतना उनका प्रोडक्शन है तो आप इस चीज को ध्यान दें कि उसकी सप्लाई बाहर करें। ये तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो ऑर्डिनेंस आया है, वस्तु संशोधन विधेयक का बात कर लें या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर लें, अमेरिकन और यूरोपियन कंट्री में 1960 के बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। और अमेरिका में अभी भी बात करें तो 1960 के बाद से एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है वो डिक्लाइन होती चली आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि हम विकास के लिए अमेरिका यूरोप के आइडियाज़ को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के रूरल एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया की अपेक्षा 45% सुसाइड अटेम्प्ट्स वहां फार्मर्स के बढ़ गए हैं। बैंक करप्सी वहां पर बढ़ गई है और वहां के किसान, वहां का एग्रीकल्चर अभी भी बहुत खस्ता हाल में चल रहा है। वहां पे तो 7 दशकों से चल रही व्यवस्था में जो एमएसपी हटाने की बात हो रही है, वहां कोई एपीएमसी मंडी नहीं है, कृषि उपज विपणन समिति नहीं है, वहां कोई एमएसपी नहीं है, वहां एकदम ओपन मार्केट है। शिकागो जैसी ओपन मार्केट है, वहां वालमार्ट है जहां पे स्टॉक लिमिट स्टोर करने की कोई लिमिट ही नहीं है, कि बावजूद यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यूज करके आज 7 दशकों के बाद उनकी जीडीपी एग्रीकल्चर की डिक्लाइन होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज ये दिखाता है कि ये ऑर्डिनेंस आ तो गए हैं, विकास के लिए ही आए हैं, डेवलपमेंट के लिए आए हैं, एग्रीकल्चर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही आए हों, लेकिन वास्तव में ये विचार, ये थॉट, ये आइडिया अमेरिका और यूरोप में फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और यूरोप कंट्री की, अगर यूरोपियन कंट्री की बात करें तो उनका $450 बिलियन का डेप्ट रहता है ओईसीडी के माध्यम से, और डब्ल्यूटीओ की बैठक में उनको ये डेप्ट जब मिल जाता है और उनका जो एग्रीकल्चर का जो निकल के आता है वो $120 बिलियन है बस। तो इसका मतलब देखा जाए तो यूरोपियन कंट्री की जो एग्रीकल्चर जीडीपी है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी अगर उनको ओईसीडी से, संस्था से, अगर उनको सब्सिडी न प्रोवाइड की जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि थॉट और आइडियाज़ वहाँ से लेने से पहले कम से कम उस मॉडल को रीचेक कर लेना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ये भारत के संदर्भ में प्रैक्टिकल है कि नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश के बैकबोन की बात हो रही है। ठीक है, अब इसके पहले एपीएमसी का जो कॉन्सेप्ट है बिहार में लाया गया था 1991 के बाद, आई थिंक 1995 में, लेकिन ये प्लान वहां पर सक्सेस नहीं हुआ था। तो अभी इन ऑर्डिनेंस के आने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर जो है वस्तु संशोधन अधिनियम, तो ये कह पाना मुश्किल है कि ये कितना व्यवहारिक होगा और किसानों के लिए जो बिचौलिए रोल प्ले कर रहे थे, क्या किसानों को उनसे छुटकारा मिल पाएगा कि नहीं। फिलहाल अभी विरोध प्रदर्शन हर जगह पर है, और परंतु यह बात अभी भी नहीं समझ पा रही है कि इसमें जिम्मेवारी सरकार की है या किसानों की है, लेकिन समस्या दोनों के लिए उतनी ही है। तो अब बात करें किसानों की दुर्व्यवस्था पे, तो 1947 के बाद से किसान की इनकम में सिर्फ और सिर्फ 21% की बढ़ोतरी हुई है। उनकी इनकम में, ये फार्मर, इंडियन फार्मर की इनकम में 21% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम टीचर्स की बात कर लें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर लें, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 180% की इनकम बढ़ोतरी हुई है, जबकि टीचर्स की बात कर लें तो 220 या लगभग 200% उनकी इनकम में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़िया अभी भी नहीं हो पाई है। तो कम से कम किसानों की समस्या का ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन तीनों ऑर्डिनेंस को आप देखते हैं और समझते हैं, तो आपको कौन सा पार्ट, कौन सा विधेयक अच्छा लगता है और कौन सा विधेयक आपके हिसाब से लगता है कि नहीं, ये इसमें और संशोधन होना चाहिए था। तो ठीक है, फिर फिलहाल चलते हैं फिर। जय हिंद साथियों।